जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि पिछले कई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न यहाँ पे हैं और आपके जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। पहले क्वेश्चन की अगर बात करें कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जीवों की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। ठीक है ना, जो भी जीव होते हैं उनकी मूलभूत इकाई या फिर कहें उनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होगी। ठीक है, तो वो क्या होगी, तो वो आपकी होगी कोशिका। ठीक है, क्या है, कोशिका है। अगर हम लोग बात करें, अगर हम बात करते हैं कि भाई मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तब भी क्या होगी आपकी कोशिका। ठीक है, क्या होगी, कोशिका। तो ये हम कह सकते हैं जितनी भी जीवधारी चीजें होती हैं जिनमें जान होती है, जो लिविंग हुड चीजें हैं, उनकी जो सबसे छोटी इकाई होगी वो क्या होगी, कोशिका होगी। ठीक है ना, क्या होगी, कोशिका। अगर हम कोशिका की बात करते हैं कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक। क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। कब किया था, 1665 में। 1665 में इसकी खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। बट रॉबर्ट हुक की बात करते हैं तो इन्होंने डेड सेल की खोज की थी। किसकी की थी, मृत कोशिकाओं की, मृत कोशिका। ठीक है ना, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में की थी। ठीक है, अगर बात करें भाई इन्होंने मृत कोशिका की खोज की, तो लिविंग सेल किसके द्वारा खोज की गई, लिविंग सेल की। तो लिविंग सेल की अगर बात करते हैं तो इन्होंने किया था ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था इनका, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने, कहा जाएगी, लिविंग सेल की खोज की थी। कब किया था, इन्होंने किया था 1674 में। ठीक है ना, कब किया था, 1674 में ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की खोज की थी। ठीक है ना, किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिका के अध्ययन को। ठीक है ना, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले किसमें देखा था। ठीक है ना, अभी हमने इसके पहले बात किया कि भाई रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, डेड सेल में किया था। ठीक है ना, मृत कोशिकाओं की खोज की थी। और यहाँ पे पूछा जा रहा है रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले किसमें देखा था, तो वो देखा था कार्क में। ठीक है ना, किसमें देखा था, कार्क में। अगर कार्क की बात करते हैं, जो पेड़ की छाल होती है, ठीक है ना, जो पेड़ की छाल होती है इसके किनारे जो इस तरीके से छाल लगी होती है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कार्क। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, कार्क। और ये कार्क कैसे होती है, ये डेड सेल होती हैं। कैसी होती हैं, ये डेड सेल होती हैं कार्क। ठीक है ना, तो रॉबर्ट हुक ने कार्क में पहली बार कोशिकाओं को देखा था। ठीक है ना, चलिए अगर कोशिका की बात कर ही रहे हैं तो सबसे यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और पूछे जाते हैं भाई, कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। ठीक है ना, सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, या फिर कहा जाए सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका। और बात करें हम लोग की, ये तो ओवरऑल की बात करते हैं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका। अगर मानव शरीर में पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका, ठीक है ना, ये मानव शरीर की बात करते हैं। मानव शरीर में बड़ी, सबसे बड़ी, ठीक है ना, या फिर कहा जाए सबसे छोटी। ठीक है, ये मानव शरीर की है, ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो कोशिका कहलाती है वो है शुतुरमुर्ग के अंडे की। किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की। ठीक है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है उसमें जो होता है सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं तो वो होती है माइकोप्लाज्म की। किसकी होती है, माइकोप्लाज्म। ठीक है, माइकोप्लाज्म। अगर मानव शरीर की बात करते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो होती है अंडाणु या फिर ओवम की। किसकी होती है, ओवम की। ठीक है ना, ओवम या फिर अंडाणु। अगर सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर में बात करते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो हो जाती है स्पर्म। क्या हो जाती है, स्पर्म। ठीक है ना, अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे लंबी कोशिका, ठीक है ना, सबसे लंबी कोशिका, अगर सबसे लंबी कोशिका की बात करें, सबसे लंबी, ठीक है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी आपकी, तो सबसे लंबी कोशिका हो जाएगी आपकी तंत्रिका तंत्र की। ठीक है, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र या फिर न्यूरॉन। ठीक है ना, तंत्रिका तंत्र या फिर न्यूरॉन, ये सबसे लंबी कोशिका हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है ना, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत की अगर बात करते हैं कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने, ठीक है ना। वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत दिया था कि कोशिका जो होता है ये कोशिका विभाजन किस तरीके से होता है, ठीक है ना, उसका सिद्धांत किसने दिया था, वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, ठीक है ना, जीव द्रव्य की खोज किसने किया था। अगर जीव द्रव्य की बात करते हैं इसी को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना, प्रोटोप्लाज्म। तो इस प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने किया था, ये किया था पुरकिंजे ने, क्या नाम था, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म या फिर जीव द्रव्य की खोज की थी, ठीक है ना। अगर इस जीव द्रव्य की बात करते हैं तो भाई सेल की बात करें अगर इस सेल में, ठीक है ना, सेल में जो इसके अंदर लिक्विड होता है, ठीक है ना, लिक्विड होता है, यही क्या होता है, जीव द्रव्य कहलाता है, ठीक है, यही क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दो क्वेश्चन बनता है, एक तो ये न्यूक्लियस के अंदर भी होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर भी ये जीव द्रव्य भरा होता है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो कोशिका के अंदर भरा होता है उसको बोलते हैं क्रोमोप्लाज्म, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमोप्लाज्म में मिलकर क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और ये जो कोशिका के अंदर जीव द्रव्य होता है वो क्या कहलाता है, क्रोमोप्लाज्म, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमोप्लाज्म इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। और ये जीव द्रव्य जो होता है ये कहा जाता है मानव जीवन का भौतिक आधार होता है, ठीक है ना, मानव जीवन का भौतिक आधार। अगर कहा जाता है कि 1% की कमी अगर हो गई, ठीक है ना, 1% की कमी हो गई तो क्या होता है, मनुष्य को प्यास लगती है, क्या होता है, 1% की कमी से मनुष्य को प्यास लगता है। अगर 3% की कमी हो गई तो डायरिया हो जाता है उसको, ठीक है ना, क्या होता है, डायरिया। अगर इससे अधिक होता है तो मानव शरीर एकदम से क्या होता है, मृत अवस्था में पहुंच सकता है, ठीक है ना, वहाँ पे मौत हो सकती है, ठीक है। 1% प्यास लगती है, 3% पे डायरिया हो जाता है, इससे अधिक हुआ तो मनुष्य की मौत निश्चित हो जाती है, ठीक है ना। वही क्या है, जीव द्रव्य है, इसीलिए इसको क्या कहता है, मानव जीवन का भौतिक आधार। तो एक चीज और याद रखिएगा, मानव जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था, ठीक है ना, मानव जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था जीव द्रव्य को, तो वो कहा था हेक्सले ने। हेक्सले ने क्या कहा था कि जो जीव द्रव्य होता है ये मानव जीवन का भौतिक आधार होता है, ठीक है ना, क्या होता है, मानव जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था, वो हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहा था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जंतु कोशिका की बाह्य आवरण है, ठीक है ना, जंतु कोशिका जो होती है उसकी जो बाह्य आवरण होती है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो कोशिका होती है इसी के अंदर आपके माइटोकॉन्ड्रिया होगा, न्यूक्लियस होगा, लाइसोसोम होगा, वैक्यूल्स होंगे इसी में राइबोसोम होंगे इसी में, ठीक है ना, इसी में जितने भी चीजें हैं इसी में प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर अवस्थित होते हैं। तो ये जो बाहर झिल्ली है ना, ये बाहर झिल्ली जो है, ये बाहर जो है जिसके अंदर ये सभी कोशिका के अंग है उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। इसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं इसको, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं जिसको, इस कोशिका झिल्ली को, ठीक है ना। एक चीज याद रखिएगा, ये जो कोशिका झिल्ली होती है, ये जो कोशिका झिल्ली होती है, ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये कैसी होती है, ये अर्धपारगम्य होती है, कैसी होती है, अर्धपारगम्य होती है, ठीक है ना, कैसी होती है, अर्धपारगम्य होती है, पारगम्य, ठीक है ना, कैसी होती है, अर्धपारगम्य होती है। ये जो कोशिका झिल्ली होती है कैसी होती है, अर्धपारगम्य होती है, ठीक है ना। कोशिका भित्ति की बात करते हैं, ठीक है ना, कोशिका भित्ति की। तो ये कोशिका भित्ति क्या होती है, ये कोशिका भित्ति जो आपकी है इस कोशिका झिल्ली के ऊपर होती है, ठीक है ना, ये कोशिका झिल्ली के ऊपर क्या होती है, ये कोशिका भित्ति होती है, इसी को बोलते हैं कोशिका भित्ति। बट ये कोशिका भित्ता सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ठीक है, किसमें पाए जाते हैं, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ठीक है, प्लांट सेल में, ठीक है, प्लांट सेल में पाए जाते हैं आपकी कोशिका भित्ति या फिर इसी को सेल वॉल कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रहे कि जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल को अलग कौन करता है, जो मेन डिफरेंस होता है तो यही होती है कोशिका भित्ति होती है, ठीक है ना, क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। ये प्लांट सेल में होता है बट एनिमल सेल में नहीं होता है, ठीक है ना, जंतुओं में नहीं पाया जाता है बट पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पादप कोशिका का बड़ा आवरण है, ठीक है ना, पादप कोशिका की बात हो रही है कि इनमें जो सबसे बड़ा आवरण होता है उसकी बात हो रही है कि क्या होता है भाई, कोशिका झिल्ली होती है,
कोशिका भित्ति होती है, कोशिका द्रव्य होती है, या फिर केंद्रक झिल्ली होती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो सबसे बड़ा आवरण होता है वो होता है कोशिका भित्ति, ठीक है ना, कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, कोशिका भित्ति। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कोशिका भित्ति है, यहाँ पे अगर ऑप्शन में कोशिका भित्ति है। अगर इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता कि भाई कोशिका भित्ति को ना देखे, ठीक है ना, यहाँ पे अगर बात करते प्लास्टिड की, किसकी बात करते हैं, प्लास्टिड की, प्लास्टिड, ठीक है, जिसको बोलते हैं लवक, जिसको बोलते हैं लवक। तो ये प्लांट में सबसे बड़ा सेल होता है प्लास्टिड, प्लांट में सबसे बड़ा सेल होता है प्लास्टिड, उसके बाद होती है कोशिका भित्ति। बट यहाँ पे प्लास्टिड या लवक की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आपका आंसर कोशिका भित्ति होती। अगर यहाँ पे प्लास्टिड होता तो ये हम कह सकते हैं कि भाई सबसे बड़ी कोशिका जो होती है पादप सेल की, पादप सेल की सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी, प्लास्टिड या फिर लवक, ठीक है ना। ये 3 तरीके के होते हैं लवक, ठीक है ना, ये जो लवक होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 3 तरीके के, ठीक है ना। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है ना। क्या क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और क्या होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। यहाँ पे इनका अलग अलग कार्य होता है, सभी का अलग अलग कार्य होता है, ठीक है ना। क्या होता है, सबसे अलग अलग कार्य होता है। अगर क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं तो ये भोजन बनाने का काम करता है, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, भोजन बनाने का काम करता है, ठीक है ना। अगर ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं तो ये स्टोर करने का काम करता है, ठीक है ना। भोजन को स्टोर कौन करता है, ये भोजन को स्टोर करेगा, ठीक है ना, ये स्टोर करेगा, कौन करेगा, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं तो ये क्या करेगा, भोजन को बनाने का काम करता है, ठीक है ना, भोजन को बनाने का, बनाएगा ये, और स्टोर करेगा कौन, ल्यूकोप्लास्ट। इसीलिए क्रोमोप्लास्ट को क्या कहा जाता है, क्रोमोप्लास्ट को नहीं, ओह सॉरी नहीं, ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है ना, ये रंग प्रदान करने का काम होता है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है ना। जो ये क्रोमोप्लास्ट होता है, ये क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, रंग प्रदान करता है, ठीक है, क्या करता है, रंग प्रदान करता है। जितने भी सब्जियां होती हैं, जैसे गाजर हुआ, ठीक है, कैरोटीन की वजह से लाल होता है, ठीक है, तो वो वही रंग प्रदान करता है। या फिर चुकंदर जो होता है लाल होता है, विटामिन के कारण होता है, तो ये भी क्या होता है कि ये किसके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के द्वारा होता है। किसके द्वारा, क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, ये फलों या फिर सब्जियों क्या करता है, रंग प्रदान करता है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट करता है क्या, स्टोर करता है फलों को, ठीक है, क्या करता है, स्टोर करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, ये भोजन बनाता है, ठीक है, क्या करेगा, ये भोजन बनाएगा, ये भोजन बनाता है, ठीक है, भोजन बनाता है कौन सा, क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, रसोई घर कहा जाता है, कोशिका की रसोई घर। कोशिका की रसोई घर क्या कहलाती है, क्लोरोप्लास्ट कहलाती है, ठीक है, कोशिका की रसोई घर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी कोशिका पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है, ठीक है ना। तो डिफरेंस बता रहा कि मतलब पादप कोशिका में तो पाई जाती है, बट क्या है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। अभी इसके पहले मैंने बताया था कि जो सबसे बड़ा होता है कि डिफरेंस वो होता है क्या, कोशिका भित्ति। ये जो कोशिका भित्ति होती है ये केवल और केवल पादप में पाया जाता है, ठीक है ना, क्या होता है, केवल पादप में पाया जाता है, ठीक है ना। बट कहा जाए कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली दोनों में ही पाया जाता है, कोशिका द्रव ये भी पाया जाता है दोनों में, और केंद्रक झिल्ली ये भी दोनों में पाया जाता है। बट कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो ये केवल और केवल पादप में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करें भाई ये जो कोशिका भित्ति होती है ये, ठीक है ना, जो कोशिका भित्ति होती है, ये कोशिका भित्ति क्या करती है, ये पेड़ों को सहायता प्रदान करती है, ठीक है ना, पेड़ों के सहायता प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करता है कौन, आपकी कोशिका भित्ति, ठीक है ना। कोशिका भित्ति क्या करती है, पेड़ों को सुरक्षा प्रदान करती है। जो किनारे किनारे लगे नहीं होते ये जो कार्क होते हैं, ठीक है ना, यही क्या है, कोशिका भित्ति है। तो पेड़ों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, कौन करता है, कोशिका भित्ति करती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है ना, जीव द्रव्य अगर हम बात करें इस जीव द्रव्य की या फिर प्रोटोप्लाज्म की, ठीक है ना, जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसमें सबसे अधिक क्या होता है, तो इसमें सबसे अधिक की बात करते हैं तो वाटर होता है। क्या होता है, वाटर, जल होता है। सबसे अधिक क्या होता है, जल होता है। 80% इसमें क्या होता है, जल होता है, ठीक है ना। जीव द्रव्य में 80% क्या होता है, जल होता है, ठीक है, क्या होता है, 80% जल होता है जीव द्रव्य में या फिर प्रोटोप्लाज्म में। निम्नलिखित में से इसमें अनुवांशिक पदार्थ नग्न है, ठीक है ना। जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, नग्न अवस्था में होते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में या फिर जीवाणु कोशिका में, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु कोशिका, ठीक है ना, जीवाणु कोशिका। जीवाणु कोशिका में क्या होते हैं,
अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं, नग्न होते हैं। अगर अनुवांशिक पदार्थ की बात करते हैं भाई, क्या होता है जीन। अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, जीन या फिर कहा जाए गुणसूत्र, ठीक है, जो होते हैं गुणसूत्र। क्या होता है, गुणसूत्र होता है, ठीक है, क्या होता है गुणसूत्र। और ये गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है न्यूक्लियस में, ठीक है, किसमें पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो जीवाणु होते हैं ये क्या होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, उनके जो नाभिक होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें क्या होता है कि बाह्य आवरण नहीं होता है। जिस तरीके से हम लोग बात करें कि यूकैरियोटिक में क्या होता है, इनमें न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, एक एनवेलप कवर होता है। क्या होता है, एनवेलप कवर। ये न्यूक्लियस है तो इसके किनारे किनारे क्या होगा, एक कवर होगा, ठीक है ना। ये किसमें होता है, यूकैरियोटिक वाले सेल में होते हैं। बट प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, इसमें कोई एनवेलप सेल नहीं होता है। क्या होता है, ये कुछ, अगर इस सेल की बात करें ना तो ये ऐसे ही टहलेगा, ठीक है ना। ये क्या होता है, जीव द्रव्य भरा होता है और इसी के अंदर इस तरीके से क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है ना। क्या होगा, न्यूक्लियस। तो हमने क्या कहा भाई, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है इसी में, ठीक है ना, डीएनए है। और बात करें जीन भी इसी में पाया जाता है। तो भाई क्या कह रहा है कि अनुवांशिक पदार्थ नग्न होते हैं। जब भाई न्यूक्लियस में पाया जाता है तो न्यूक्लियस क्या है, ये तो नग्न अवस्था में है, किसमें, जीवाणु। और जीवाणु कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जीवाणु हो जाएगा। जंतु कोशिका में जो केंद्रक पाया जाता है उसमें आवरण होता ही होता है, उसी तरीके से पादप कोशिकाओं में भी पाया जाता है। चलिए, निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है, पूछ रहा प्रोकैरियोटिक का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। भाई सभी जानते हैं सेल जो होते हैं, जो सेल होता है कितने प्रकार का होता है, दो तरीके का होता है, ठीक है ना। कौन कौन सा होता है, एक तो प्रोकैरियोटिक होता है, दूसरा यूकैरियोटिक होता है, ठीक है ना। यूकैरियोटिक में क्या आते हैं, एक तो एनिमल सेल आते हैं प्लस प्लांट सेल आते हैं, एनिमल और प्लांट सेल आते हैं। और प्रोकैरियोटिक में क्या आते हैं, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना, या फिर कहा जाए वैसे जंतु जो माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखते हैं, ठीक है ना, नंगी आंखों से ना दिखे, वो क्या वो कौन से सेल होते हैं, वो होते हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना। क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें यही देखना है कौन सा प्रोकैरियोटिक है और कौन सा नहीं है, ठीक है ना। अगर हम बात करें जीवाणु की, तो भाई जीवाणु होता ही है, माइक्रोप्लास्ट ये भी छोटा होता है, ठीक है ना, साइनोबैक्टीरिया ये भी होता है। अमीबा की बात करते हैं, ठीक है ना, क्या होगा, अमीबा। अमीबा जो होगा आपका, ये प्रोकैरियोटिक सेल का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। अमीबा जो होगा ये क्या होगा आपका, ये आपका होगा प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना, क्या होगा, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। ये पूछ रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अभी हमने बात की यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल भाई विकसित सेल होता है, ठीक है ना, डेवलप सेल होते हैं, ठीक है। तो डेवलप सेल की बात करें भाई कि किसमें होता है, जो बड़ी चीज़ें होती हैं, एनिमल सेल, प्लांट सेल, ठीक है ना। अगर प्रोटिस्टा की बात करें, पादप की बात करें, जंतुओं की बात करें, भाई पादप तो होता ही, पादप में क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक, जंतुओं में भी पाया जाता है। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में भी यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रोटिस्टा जगत एक अलग होता है, ठीक है ना, तो वो भी क्या होता है, प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी, प्रोटिस्टा में भी यूकैरियोटिक, पादप में भी और जंतुओं में भी प्रोकैरियोटिक पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करें, केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। अगर बात करें कोशिका भित्ति की, सेल वॉल, तो ये भाई प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ठीक है ना। कोशिका भित्ति सेल वॉल में, जो सेल वॉल है ये किसमें पाया जाता है, आपके पादप में। प्लास्टिड की बात करें, अभी हमने बताया था लवक, प्लास्टिड क्या होता है, लवक 3 प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार के बारे में अभी हमने बात किया था, ठीक है ना। तो ये भी पाया जाता है। हरित लवक, भाई प्लास्टिड के अंतर्गत ही हरित लवक आते हैं, ठीक है ना, हरित लवक जिसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना। तो ये भी इसमें आता है। तो इसका मतलब तीनों की तीनों ही किसमें आते हैं, पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। तो ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, केवल और केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया भाई पाया जाता है, ठीक है ना। अगर सेल की बात करें, देखिए सेल, ये सेल, ये किसकी बात करें हम लोग, एनिमल सेल की, किसकी बात करें, जंतु कोशिका की, ठीक है ना। तो इसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है ना। लाइसोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, ठीक है। अगर बात करें भाई, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम हो गया, ठीक है। सेंट्रोसोम की बात करें, ये भी पाया जाता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म की बात करें, ये भी पाया जाता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली की बात करें,
ये भी पाया जाता है। ये तो ये सभी सभी पाए जाते हैं इनमें, ये जितने दिख रहे हैं वो सभी के सभी पाए जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछ रहा अनुपस्थित होता है, इनमें से जंतु कोशिका में कौन सा होगा इन ऑप्शनों में से जो नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल रहा है, ठीक है। लाइसोसोम ये भी है। गोल्जी काय, ठीक है ना, गोल्जी काय भी होता है, गोल्जी काय भी होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। गोल्जी काय जो होता है ये ऊर्जा परिवहन का काम करता है, ऊर्जा परिवहन का काम करता है, इसका मतलब ये भी होता है, ये भी होता है जंतु कोशिका में। अगर बात करें प्लास्टिड की, प्लास्टिड नहीं होता है, प्लास्टिड नहीं होता है। प्लास्टिक पाया जाता है पेड़ पौधों में, प्लांट सेल में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। ये प्लांट सेल में पाया जाता है प्लास्टिड। 3 प्रकार के होते हैं प्लास्टिड, अभी बात की थी हमने, ठीक है। चलिए, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, कोशिका भित्ति की बात हो रही है। तो अभी हमने बात किया था भाई कि जो कोशिका भित्ति होती है वो किस में पाया जाता है? वो पादपों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पादपों में पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, किस में होगा भाई? पादपों में तो पाया ही जाता है, ठीक है ना। अगर बात करें कवक, कवक में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना, कोशिका भित्ति की बात हो रही है। जीवाणु की बात करें तो जीवाणु में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना, जीवाणु में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, क्योंकि जो जीवाणु होता है ना, ये भी कहा जाए कि पहले प्लांट सेल के अंतर्गत ही आते थे, ठीक है ना। तो कवक भी और जीवाणु में भी आपकी कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका, एनिमल सेल, ठीक है ना, जो एनिमल सेल होते हैं, एनिमल सेल होते हैं, इनमें तो नहीं पाया जाता है। तो इसको तो आसानी से हम लोग देख सकते थे कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई ही नहीं जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा? जंतुओं में नहीं पाया जाता। ये चीज़ ध्यान रखना है आपके कि कवक में भी पाया जाता है और जीवाणु में भी पाया जाता है, बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। कौन से? कोशिका भित्ति, ठीक है ना। देखिए एक चीज़ याद रखिए कि जो पादप में कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर कवक की बात करते हैं तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, ठीक है ना। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। अगर जीवाणुओं की बात करते हैं तो जीवाणुओं को जो कोशिका भित्ति होती है वो होती है ग्लाइकोपेप्टोन। क्या नाम होता है? ग्लाइकोपेप्टोन, ठीक है ना। ग्लाइकोपेप्टोन जो होती है कोशिका भित्ति वो किसकी बनी होती है? जीवाणुओं की, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाई पादपों की जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कवक की काइटिन की बनी होती है। जीवाणुओं की किसकी बनी होती है? तो वो ग्लाइकोपेप्टोन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ग्लाइकोपेप्टोन की बनी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है, ठीक है ना। जो ये कोशिका झिल्ली है, ये जो बाह्य आवरण होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और इसके किनारे किनारे हो क्या होता है? इसी को बोलते हैं कोशिका भित्ति, जो कि पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो यहाँ पे कोशिका झिल्ली की बात हो रही है, जो ये वाला है, ये वाला आवरण, ठीक है ना। इस आवरण को क्या बोलते हैं? इसको कोशिका झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो किससे बना होता है ये? तो प्रोटीन और लिपिड से बन के बना होता है। प्रोटीन और लिपिड से बन के बना होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ये किससे बना होता है? प्रोटीन और लिपिड से, कोशिका झिल्ली, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है? जीव द्रव्य, ठीक है ना। अभी हमने बात किया था भाई जीव द्रव्य की, जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। तो ये प्रोटोप्लाज्म भाई 2 तरीके का देखा गया था, ठीक है ना। ये क्या थी? कोशिका थी। तो इस कोशिका के अंदर क्या था? न्यूक्लियस भी था। तो न्यूक्लियस के अंदर भी पाया गया था जीव द्रव्य, ठीक है, और इन कोशिकाओं में भी पाया गया था, ठीक है, कोशिकाओं में भी पाया गया था। तो प्रोटोप्लाज्म 2 चीजों से मिलकर बना हुआ था। तो एक तो कोशिका द्रव्य हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? केंद्रक द्रव्य, ठीक है ना। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, ठीक है, या फिर कहें कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोटोप्लाज्म याद रखना, प्रोटोप्लाज्म को जीव द्रव्य कहते हैं, जो कि पूरा का पूरा ये होता है, ठीक है ना, ये होता है जीव द्रव्य होता है। केंद्रक के अंदर भी भरा होता है वो जीव द्रव्य, मगर उसको क्या बोलते हैं? उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लास्ट। केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोप्लास्ट, ठीक है, न्यूक्लियोप्लास्ट। और कोशिका के अंदर भरा होता है जो, उसको साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना। क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ होती हैं? क्रेब्स चक्र, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ होती है। तो ये ध्यान आपको रखना है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र होता है। क्या होता है? क्रेब्स चक्र होता है, ठीक है ना। देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है। जब भी मनुष्य जब सांस लेता है ना, तो जो एयर होती है वो जाता है
फेफड़े में क्या होता है, ब्लड होता है, और उस ब्लड के थ्रू आता है यहाँ पे इस माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना, कहाँ आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहाँ पे क्या चलता है, क्रेब्स चक्र, क्या चलता है, यहीं पे चलता है क्रेब्स चक्र चलता है, ठीक है ना, क्या चलता है, क्रेब्स चक्र। और इसी क्रेब्स चक्र से क्या किसका निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एटीपी का, ठीक है ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसी एटीपी से कहें कि 38 एटीपी से मिलकर एक ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, एक ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, एक ग्लूकोज। 38 एटीपी से मिलकर क्या बनता है, एक ग्लूकोज बनता है। और अगर कहा जाए कि एक ग्लूकोज में कितने प्रोटीन होते हैं, कितनी ऊर्जा होती है, ठीक है ना, कितनी ऊर्जा होती है, तो 4.2 कैलोरी, ठीक है ना, कितनी होती है, 4.2 कैलोरी ऊर्जा होती है, ठीक है ना, 4.2 कैलोरी ऊर्जा होती है एक ग्लूकोज में। 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है ना। और क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये सभी की सभी घटनाएं कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है, ठीक है। और भाई कितना, एक ग्लूकोज में 4.2 कैलोरी मिलता है। और कैलोरी मतलब जो हमें ग्लूकोज से क्या मिलता है, एनर्जी, क्या बनती है, एनर्जी बनती है, ठीक है। तो अगर कहा जाए कि भाई एनर्जी शक्ति ग्रह, ठीक है ना, जो शक्ति ग्रह होता है, या फिर कहा जाए कि जो पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ही, ठीक है ना, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है ना, किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है ना, ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। एक चीज़ और याद ध्यान रखिएगा कि भाई पूछा जाता है कभी कभी कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार होती है, इसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार होगी उसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। क्रिस्टी किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी, ठीक है ना, लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी, डी डुबे के द्वारा। किसके द्वारा, डी डुबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की थी, ठीक है ना, डी डुबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी। अगर लाइसोसोम की बात करें कि लाइसोसोम का काम क्या होता है, ठीक है ना, तो लाइसोसोम जो होता है एक तरीके से सेल में सफाई कर्मी का काम करता है, एक तरीके से पाचन का काम करता है, ठीक है ना। इसी को ही आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं कि भाई अगर हमने कहा था सेल में जो भी ये सब कोशिकांग होते हैं ना, ये सब कोशिकांग जो होते हैं, ये सब कोशिकांग, जब ये कोशिकांग अपना काम करना बंद कर देते हैं ना, तो ये लाइसोसोम क्या करता है, ये फट जाता है, ठीक है, ये फट जाता है। और फटने से क्या होती है, ये सभी के सभी मर जाते हैं, इसलिए आत्महत्या की थैली बोलते हैं। ये फटा, ये सभी के सभी खत्म, ठीक है ना। और इस लाइसोसोम की बात करें भाई कि ये क्या करता है, पाचन का काम करता है। अभी बताया कि भाई इसके अंदर एक जल होता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक वाटर, ठीक है ना, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम या फिर जल अपघटक एंजाइम, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, जल अपघटक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होता है, इस लाइसोसोम के अंदर होता है। जैसे ही ये सेल डेड होते हैं तो क्या करता है, ये इस जल अपघटक एंजाइम को क्या करता है, छिड़क देता है। और छिड़कता है तो क्या होता है, ये सभी के सभी जल जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको कभी चोट लगती है तो वो जो घाव सूखता है ना, किसकी वजह से सूखता है, इसी लाइसोसोम की वजह से, ठीक है। जैसे चोट लगा तो वहाँ पे क्या करेगा, ये जल घटक एंजाइम छिड़केगा, और जैसे छिड़केगा तो क्या होगा, वो जो सेल होंगे ना, जो कटी फटी सेल होंगी, वो क्या होंगे, डेड हो जाएंगी, वहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा और फिर नई सेल वहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है ना, नए सेल आ जाएंगे। तो भाई लाइसोसोम का क्या काम होता है, इसके अंदर जो होता है जल अपघटक एंजाइम होता है, और ये एक तरीके से क्या करता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है इसे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोशिका का रसोई घर, ठीक है, कोशिका का रसोई घर, अभी हमने कुछ देर पहले बताया था। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, ठीक है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को। किसको बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, पादप सेल में पाए जाते हैं, ठीक है ना, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट सेल में, ठीक है। और ये भोजन बनाने का काम करता है। क्या बनाने का, भोजन बनाने का, ठीक है। भोजन बनाने का काम कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए इसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का रसोई घर कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है ना, दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो क्या ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है? नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है, बट प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। लाइसोसोम की बात करें, ठीक है, लाइसोसोम की बात करते हैं तो लाइसोसोम भी सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक में ही पाया जाता है, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। राइबोसोम की बात करें या गोल्गी काय की बात करते हैं तो गोल्गी काय जो होता है यूकैरियोटिक में पाया जाता है, बट प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम जो होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में ही पाया जाता है, ठीक है ना। यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक में जो होता है ना, इसमें पाया जाता है 80S, ठीक है ना, क्या पाया जाता है 80S, 80S राइबोसोम। और प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो इसमें कैसा पाया जाता है 70S, ठीक है ना, कैसा 70S। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि भाई राइबोसोम जो होता है वो प्रो और यूकैरियोटिक दोनों में ही पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में 80S पाया जाता है और 70S पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक में। चलिए, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? कोशिका में प्रोटीन का निर्माण, ठीक है ना, या फिर कहा जाए कि प्रोटीन कौन बनाता है, ठीक है ना, प्रोटीन कौन बनाएगा, कोशिका में प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, ठीक है, केंद्रक करेगा, गोल्गी का, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम, ठीक है ना। चलिए अब देखिए एक एक करके हम सभी का काम भी देख लेते हैं, सबका काम। केंद्रक की बात करें, जो केंद्रक होता है, केंद्रक इसको बोलते हैं, इसको कहा जाता है कोशिका का ब्रेन, ठीक है, कोशिका का दिमाग, कोशिका का दिमाग, ठीक है, कोशिका का दिमाग कहें, कोशिका का मास्टर कहें, ठीक है, या फिर कहें कि ब्रेन, सेल ऑफ ब्रेन, ये किसे कहा जाता है? केंद्रक को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केंद्रक को, ठीक है। ये केंद्रक क्या करता है, जितने भी कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं उनकी देख रेख कौन करता है? ये केंद्रक करता है। कौन करता है? केंद्रक करता है। इसीलिए क्या कहते हैं, कोशिका का दिमाग, कोशिका का ब्रेन, कोशिका का मास्टर, ठीक है ना, किसे कहा जाएगा? केंद्रक को कहा जाएगा, ठीक है ना। गोल्गी काय की बात करते हैं तो गोल्गी काय का काम क्या है? गोल्गी काय का काम जो होता है ये ऊर्जा परिवहन का काम करता है, ठीक है ना, क्या करेगा? ऊर्जा परिवहन, ठीक है ना। इसीलिए इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस, ठीक है ना। ये क्या करेगा कि जहाँ पे एनर्जी की जरूरत नहीं है उस एनर्जी को जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे पहुँचा देता है, ठीक है ना। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं तो हमें ज़रूरत क्या है? बोलने की, तो हमें एनर्जी की ज़रूरत कहाँ पे है? टंग की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, जो ज़रूरत नहीं, जैसे पैरों में हमारी एनर्जी है, ठीक है ना, हाथों में है, जितनी भी एनर्जीज है वो कहाँ के लेके चला आएगा? इस टंग में लेके चला आएगा, ठीक है ना। तो वही क्या करेगा? ऊर्जा परिवहन का काम करेगा, ठीक है, ऊर्जा परिवहन का। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ऊर्जा ग्रह, ठीक है, ऊर्जा ग्रह कहा जाता है इसे। शक्ति प्रदान करता है, ठीक है ना, शक्ति प्रदान करता है। अभी हमने बताया था भाई एटीपी, एटीपी, एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी से क्या बनता है? ग्लूकोज, और ग्लूकोज से क्या मिलती है? हमें एनर्जी बनती है, ठीक है ना। तो ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइबोसोम की बात करते हैं, ठीक है, राइबोसोम, ये राइबोसोम क्या करता है? ये राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है ना। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है ना, कोशिका में क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये दो तरीके का होता है, एक तो स्मूथ होता है और दूसरा रफ होता है, ठीक है ना। क्या होता है? स्मूथ और रफ। स्मूथ में क्या होता है? आपका वसा का निर्माण होता है, ठीक है, वसा का निर्माण, ठीक है। फैट, जो ये रफ वाला पोर्शन होता है, इस रफ वाले पोर्शन में प्रोटीन का निर्माण होता है, इसका प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है ना। और यहीं पे ही क्या होता है? आपका राइबोसोम, रफ वाले भाग में राइबोसोम होता है और इसी राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण। तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ से कि अगर आपसे पूछा जाए भाई कि कोशिका का सबसे बड़ा अंग, कोशिका का सबसे बड़ा अंग, तो ये हो जाएगा कोशिका का सबसे बड़ा अंग, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा अंग। कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा? न्यूक्लियस हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। कोशिका का सबसे बड़ा अंग केंद्रक या न्यूक्लियस होगा। अगर सबसे छोटे की बात करते हैं तो सबसे छोटा हो जाएगा आपका राइबोसोम, ठीक है ना। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? ये राइबोसोम होता है। राइबोसोम सबसे छोटा, केंद्रक सबसे बड़ा। कोशिका के अंदर जो भी कोशिकांग है सबसे बड़ा केंद्रक, सबसे छोटा राइबोसोम। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है। अभी हमने बताया भाई जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है?
लाइसोसोम होगा, राइबोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये केंद्रक होगा, ठीक है ना। तो जंतु कोशिका की बात हो रही है तो जंतु कोशिका में क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, केंद्रक हो जाएगा, ठीक है ना। अगर प्लांट सेल की बात करता भाई पादप में, कि पादप में पूछता कि पादप में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, पादप में कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा, लवक, ठीक है, क्या बोलते हैं, लवक, या फिर इसी को बोलते हैं प्लास्टिड, प्लास्टिड, ठीक है ना, प्लास्टिड या फिर लवक, प्लास्टिड या लवक जो होता है ये पादप कोशिका का सबसे बड़ा सेल होता है, और जंतु कोशिका में केंद्रक सबसे बड़ा होता है, और जंतु कोशिका में सबसे छोटा कौन सा होता है, तो वो राइबोसोम होता है। क्या होता है, राइबोसोम होता है। सेंट्रोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी, ठीक है ना। तो सेंट्रोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो वो था बेंडेन के द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा, बेंडेन के द्वारा सेंट्रोसोम की खोज की गई थी, ठीक है ना, किसके द्वारा, बेंडेन के द्वारा। चलिए, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा, अभी हमने बात किया था इसके बारे में कि कोशिका का जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं गोल्जी काय को, ठीक है ना। किसको बोलते हैं, गोल्जी काय को। गोल्जी काय क्या करता है, ऊर्जा परिवहन का काम करता है, ठीक है ना। ऊर्जा परिवहन का काम क्या करता है, गोल्जी काय। परिवहन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जैसे ट्रैफिक पुलिस होता है ना, वो रोक के क्या करता है, जिसको जहाँ पे जरूरत होता है वहाँ भेज देता है ना। भीड़ भाड़ में क्या होता है कि भाई कुछ लोग को यहाँ भेजता है, कुछ लोग को वहाँ भेजता है, कुछ उसी तरीके से गोल्जी काय भी करता है, जहाँ पे जरूरत होगा वहाँ पे आपको एनर्जी प्रदान कर देगा, ठीक है ना। तो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या फिर कहा जाए गोल्जी काय जो होता है ऊर्जा परिवहन का काम करता है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, ठीक है ना। कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का ब्रेन, कोशिका का मास्टर, ठीक है ना, तो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है केंद्रक को, ठीक है, केंद्रक को कहा जाता है कोशिका का ब्रेन, ठीक है ना। चलिए, एक चीज याद रखिए, रसधानी, रसधानी किसे कहा जाते हैं, ठीक है, रसधानी ये वैक्यूल्स होता है। क्या होता है, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, इसको बोलते हैं वैक्यूल्स। इसका काम क्या होता है, ये पानी स्टोर करता है। क्या करता है, पानी स्टोर करता है, पानी स्टोर करने का काम, पानी संग्रहण करने का काम, ठीक है ना। तो शरीर में जो भी हमारे वाटर होता है, ठीक है ना, कितने परसेंट वाटर होता है, 65%। मानव शरीर में 65% ये क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। तो ये वाटर 65% किस तरीके से होते हैं, तो इस वैक्यूल्स में होते हैं, ठीक है ना। ये छोटे छोटे जो होते हैं ना वैक्यूल्स, उसी में पानी भरा होता है, ठीक है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, डीएनए, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो ये तो फुल फॉर्म हो गया, ठीक है, ये तो फुल फॉर्म हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन कुछ और पूछा जाता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए, ये डीएनए कोशिका में कहाँ पाया जाता है, डीएनए कोशिका में कहाँ पाया जाता है, तो सबसे पहला कि जो डीएनए होता है सबसे पहले कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में। कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है। अगर न्यूक्लियस की बात ना करें या फिर पूछा जाए न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है ना। डीएनए के बाहर कहाँ, डीएनए जो होता है न्यूक्लियस में पाया जाता है। अगर न्यूक्लियस के बाहर कहेगा तो वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है, डीएनए पूछा जाता है डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, तो यहीं पे लिखा हुआ है। डीएनए का फुल क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। एनए का मतलब क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है ना। और यही डीऑक्सीराइबो, डीऑक्सीराइबो ये क्या है, शुगर। डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, डीऑक्सीराइबो पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइबो। डीऑक्सीराइबो क्या है, ये शुगर है डीएनए में। अगर आरएनए की बात करें कि आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है राइबो। क्या पाया जाता है, राइबो, ठीक है। क्या पाया जाता है, राइबो या फिर राइबोज। आरएनए में राइबोज पाया जाता है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है, ठीक है ना, डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है। अब एक चीज यहाँ से ये भी ध्यान रखिए आप लोग कि भाई कभी कभी पूछा जाता है डीएनए की बात हो रही है तो आरएनए दिमाग में रखिएगा, जो आरएनए होता है, ठीक है, आरएनए, ठीक है, आरएनए। आरएनए का मतलब क्या है, आरएनए का फुल क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, यही है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो राइबो न्यूक्लिक एक एसिड होता है ना, कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है mRNA होता है, ठीक है, mRNA, जिसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। एम का मतलब क्या होता है, मैसेंजर, ठीक है ना, मैसेंजर, मैसेंजर, ठीक है, मैसेंजर आरएनए। उसके बाद जो पाया जाता है वो होता है टीआरएनए, टीआरएनए, आरएनए क्या होता है, टीआरएनए, ठीक है ना। ये ट्रांसफर, ठीक है, मतलब ट्रांसफर, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है ना। और उसके बाद होता है आरआरएनए। क्या होता है, आरआरएनए,
RRNA, ठीक है ना, RRNA। राइबोस और राइबोसोम, इस आर का मतलब क्या होता है, राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम, ठीक है ना, राइबोसोम, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, मैसेंजर mRNA, ट्रांसफर tRNA और राइबोस RRNA, ठीक है ना। तो ये तीनों आपको याद रखना है, ठीक है ना। पूछा गया क्वेश्चन है कि इनमें से पूछा पूछा जाता है कभी कभी ना कि इनमें से कौन सा आरएनए नहीं है, आरएनए का प्रकार नहीं है, ठीक है ना। आपको mRNA, tRNA और आरएनए पता है तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, गुणसूत्र की खोज किसने किया था? गुणसूत्र, गुणसूत्र क्रोमोसोम, ठीक है ना, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो वो वाल्डेयर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक के द्वारा क्रोमोसोम की खोज की गई थी, या फिर गुणसूत्र की खोज की गई थी, ठीक है ना। अगर मानव शरीर की बात करते हैं तो मानव शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है ना, 46 गुणसूत्र। अगर संख्या में पूछेगा तो 46 हो जाएगा, अगर जोड़े में पूछेगा तो 23 जोड़े, 23 पेयर, ठीक है ना, 23 जोड़े या फिर 46 गुणसूत्र, ठीक है ना। 46 नंबर में पूछेगा तो 46 और जोड़े में पूछेगा तो 23, ठीक है ना, 23। चलिए, यहाँ पर डॉट डॉट अणु के कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं, ठीक है ना। डीएनए के अणु, आरएनए के अणु होगा, या प्रोटीन के अणु, या फिर अर्धगुणसूत्र, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा क्या होगा, डीएनए के अणु, डीएनए के अणु कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं, ठीक है ना। जो कोशिका होती है ना, कोशिका, कोशिका की जितनी इंफॉर्मेशन होती है इस डीएनए में होती है, ठीक है ना, इस डीएनए में होती है। डीएनए ना होता ना तो यहाँ पे गुणसूत्र पूछता, क्या होता है, गुणसूत्र, ठीक है ना, गुणसूत्र। इसी गुणसूत्र से क्या होता है, जितने भी चीजें होती हैं सबके अलग अलग गुणसूत्र होते हैं। मानव शरीर का अलग होता है, जानवर के अलग होते हैं, जानवरों में भी जितने जानवर होते हैं उन जानवरों के अलग अलग होते हैं, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, ये सब क्या, सबके अलग अलग होते हैं। तभी तो क्या होता है, कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही तो होता है, ऐसा नहीं है कुत्ते का बच्चा भेड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ नहीं होता है, तो वो गुणसूत्र की वजह से, किसकी वजह से, गुणसूत्र की वजह से, ठीक है ना। जिस तरीके से मानव में 23 जोड़े होते हैं ना, 23 जोड़े, तो इन सभी में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और वही क्या होता है, डीएनए, ठीक है ना, डीएनए, ठीक है। तो डीएनए में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, या फिर गुणसूत्र जिसको जीन कहते हैं, तो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम या फिर जीन सभी क्या है, एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है ना, काम इन्फॉर्मेशन का ही है। सबसे बड़ी कोशिका की बात हो रही है, अभी हमने बात की कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग के अंडे जो होता है वो ऑल ओवर सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है ना। सबसे बड़ी कोशिका जो ऑल ओवर होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा का जो होता है सबसे छोटा, ये क्या होता है, सबसे छोटा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, सबसे छोटा। तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो ये सबसे लंबी, ये सबसे लंबी है, ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटी है, ठीक है, सबसे छोटी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई हो सकती है, कितने तक हो सकती है, ठीक है ना। तो तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका होती है वो 1 मीटर तक होती है, ठीक है ना। ये कह सकते हैं कि भाई 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर से लेके 1 मीटर के लंबी तक हो सकती है जो तंत्रिका कोशिका की लंबाई, 1 नैनोमीटर से लेके 1 मीटर तक, ठीक है ना, इतनी होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका की लंबाई होती है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, अभी कुछ देर पहले हमने बात किया था, ठीक है ना। नाभिक के अलावा यहाँ पे तो आपको डीएनए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा, बट इसके अलावा जो होता है वो कहाँ मिलता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए के अलावा कहाँ मिलता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है कोशिका द्रव्य। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, सौर ऊर्जा जो होती है एटीपी में बदलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, या फिर पराक्सीसोम में। अभी हमने बात किया था कि जो एटीपी बनता है वो कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। 38 एटीपी मिलकर क्या करता है, हमें ग्लूकोज प्रदान करता है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है। और ग्लूकोज से ही हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। तो सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है कौन, वो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। और यही माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है। क्या चलता है, क्रेब्स चक्र, ठीक है ना, क्या चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया में ही। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना, साधारण मानव, ठीक है ना। तो उनमें कितने गुणसूत्र होते हैं, उसमें होता है 46 गुणसूत्र, ठीक है, कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र, या फिर 23 पेयर, 23 जोड़े,
23 जोड़े, ठीक है ना, 23 जोड़े। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, ठीक है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, उसको बोलते हैं उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन। ठीक है, जीवों में अत्यधिक विविधता। अत्यधिक विविधता क्यों होती है भाई? हमें पता है कि मानव कोशिका में हमने देखा भाई, इसी में माइटोकॉन्ड्रिया, इसी में लाइसोसोम, इसी में राइबोसोम, इसी में प्रोटोप्लाज्म, इसी में साइटोप्लाज्म, इसी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं कोशिका, जो कोशिका के अंग होते हैं सब इसी के अंदर है। तो इतने सारे यहाँ पे कोशिकाएं हैं, तो उसमें क्या होगा? विविधता तो पाई जाएगी, और उसी विविधता को क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन कहा जाता है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन। ठीक है ना, उत्परिवर्तन होता है। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? ठीक है ना, लिंग गुणसूत्र जिससे मेल फीमेल का निर्धारण होता है, ठीक है ना, तो वो किनमें नहीं पाया जाता है? ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। छिपकली में जो होता है ना, लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, इनमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, किसमें? छिपकली में। ठीक है, चलिए। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है भाई? अभी इस क्वेश्चन को पहले भी कर लिया था। कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ किसमें पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है ना, कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका को शक्ति कहाँ से मिलती है? अभी हमने बात किया था कि शक्ति कहाँ से मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स चक्र चलता है, और उसी क्रेब्स चक्र से एटीपी का निर्माण होता है। 30 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और उस ग्लूकोज से क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का काम करेगा, ऊर्जा बनाने का। ठीक है, ऊर्जा बनाने का। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डीएनए की खोज किसके द्वारा किया था? डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, खोज किसके द्वारा की थी? तो खोज किया था जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। ठीक है ना, क्या नाम है? जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, डीएनए को पहली बार देखा किसने था? तो वो कार्ल बक्स था। क्या नाम था उसका? कार्ल बक्स। बट यहाँ पे डीएनए की खोज अगर बात किया जाए कि डीएनए की खोज या फिर डीएनए की जो संरचना दी थी वो किसने दिया था? जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। ठीक है ना, जोहानसन की बात करते हैं। जोहानसन जो था ना, इसने क्या किया था? जोहानसन ने इसने जीन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? जीन की खोज किसने किया था? जोहानसन ने किया था। ठीक है ना, किसने किया था? जोहानसन ने किया था। ठीक है ना, जोहानसन ने जीन की खोज की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। पुरुष जीन संगठन होता है, पुरुष जीन। ठीक है ना, देखो अगर जीन की बात करते हैं या फिर क्रोमोसोम की बात करते हैं, गुणसूत्र की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि अगर हम लोग मेल और फीमेल की बात करते हैं, ठीक है ना, मेल और फीमेल की बात करते हैं, तो भाई हमने भी बताया कि भाई 23 जोड़े होते हैं, ठीक है, या फिर 46 संख्या में गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेल के बारे में पूछा जा रहा है। मेल के बारे में, तो मेल में होता है 44 प्लस में XY, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है ना, 44 प्लस XY ये मेल में होता है। किसमें होता है? मेल में होता है। और यही पूछ रहा है पुरुष जीन संगठन होता है, तो कितना होता है? XY के साथ क्या होता है? प्लस 44 ये हो गया, 45 46। ठीक है ना, तो यही 46 मिलकर बनता है यहाँ पे। फीमेल की बात करते हैं, 44 प्लस XX। ठीक है ना, XX, तो ये फीमेल का हो जाता है। दोनों सेम हो जाए तो क्या हो जाए? फीमेल। अगर दोनों अलग हैं तो क्या हो जाएगा? मेल का। ठीक है, मेल का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा? मेल का हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण, ठीक है ना, या फिर डीएनए पे प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ठीक है ना, तो किसने किया था? वो थे हरविंद खुराना। क्या नाम था? हरविंद खुराना ने क्या किया था? सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया। यह भी कहा जाए कि जो डीएनए होता है उस पर वर्क किया, उस पर काम किया था। ठीक है ना, उस पर रिसर्च किया था किसने? हरविंद खुराना। क्या नाम था? हरविंद
खुराना। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 80% से अधिक सेल पाए जाने वाला पदार्थ, 80% से अधिक, ठीक है ना, 80% से अधिक सेल में क्या पाया जाता है, तो वो जल होता है। ठीक है ना, क्या होता है, जल होता है। लगभग 80% होता ही है, उससे अधिक भी हो सकता है। तो क्या होता है, वो जल। सबसे अधिक क्या पाया जाता है, कोशिका में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, जल ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है ना, जीवन का आधारभूत इकाई है, जीवन का आधारभूत इकाई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। निम्नलिखित में कौन जीवन की आधारभूत इकाई है। ठीक है ना, जीवन की, ये फिर कहा जाएगा कि इस क्वेश्चन को दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो जीवन की आधारभूत इकाई, ठीक है, आधारभूत इकाई, और एक होता है भौतिक आधार। भौतिक आधार, भौतिक आधार, भौतिक आधार की बात करते हैं तो भाई भौतिक आधार क्या हो जाएगा, जीवन का भौतिक आधार क्या हो जाता है, वो आपका जीव द्रव्य होता है। क्या होता है, जीव द्रव्य। जिसने हेक्सले ने कहा था जीवन का भौतिक आधार क्या है, जीव द्रव्य है। ठीक है, जीव द्रव्य है। यहाँ पे जीवन की भौतिक आधारभूत इकाई, जीवन की आधारभूत इकाई, जैसे कोई भी मनुष्य है तो उसकी इकाई क्या होगी, उसकी बॉडी की इकाई क्या हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर कहा जाएगी बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो वो क्या होगा, सेल हो जाएगा। क्या होगा, सेल होगा। मगर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका भाई, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कोशिका। ठीक है ना, कोशिका। निम्नलिखित में कौन जीवन की आधारभूत इकाई, ठीक है ना, आधारभूत इकाई पूछा जा रहा है। भौतिक आधार अलग चीज़ है, आधारभूत इकाई अलग चीज़ है। ठीक है ना, हमारे जीने का आधार मतलब जो कोशिकाएं हैं, छोटी छोटी कोशिकाओं से हमारा शरीर बना हुआ है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा। अगर जीवन का भौतिक आधार पूछता, जीवन का भौतिक आधार पूछता, तब आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये जीव द्रव्य होता, प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डीएनए बहुलक है। डीएनए किसका बहुलक है, डीएनए कहा जाए कि डीएनए किससे मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, अगर डीएनए की बात करते हैं, ठीक है ना, ये डीएनए की बात करते हैं, ठीक है, इस डीएनए में क्या हो रहा होता है, ये डीएनए में क्या होता है, इस डीएनए में होता है न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स का भौतिक, न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। ठीक है ना, तो इस डीएनए में क्या भरा है, न्यूक्लियोटाइड्स भरा होता है। ठीक है ना, क्या भरा होता है, न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स किसका बहुलक है, डीएनए किसका बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला और इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, तना काठ आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तना काठ, तना काठ का मतलब क्या होता है, किसी तने को काट कर उसका प्रवर्धन करना, मतलब प्रवर्धन करने मतलब है उसका लगाना, उसका उसी से पौधा तैयार करना। ठीक है ना, अगर यहाँ पे कहा जाए तना काठ, तो तना काठ, तना काट के किस इनमें से किसका हम प्रवर्धन कर सकते हैं, या फिर कहा जाए कि उससे किसका निर्माण कर सकते हैं, उससे किसका खेती कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे केले के क्या, केले के तने से बनता होता है, नहीं होता, नहीं होगा। आम, आम के तने से लगेगा, नहीं होगा भाई। कपास, कपास का बिया होता है। ठीक है ना, तो ये गन्ना होता है, जो गन्ना, गन्ना जो होता है ये तना काठ, मतलब है उस आप अगर गन्ने की खेती देखे हो या फिर कभी किए हो तो क्या होगा कि भाई जो गन्ना होता है, जो उसकी गांठ होती है, उस गांठ से काट के क्या होता है, उसी गांठ को लगाया जाता है। ठीक है, उसी गांठ को लगा देते हैं तो क्या होता है, गन्ना की खेती होती है। ठीक है ना, तो इस छोटे छोटे को काट कर पूरे खेत में ऐसे ही लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। तना काठ आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो गन्ना है। ठीक है ना, गन्ना। ठीक है, तो ये रहा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो भाई अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक कमेंट करके बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। जो एक
इस सेशन में सबसे बढ़िया पार्ट आपको लगा हो तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका कमेंट, आपका लाइक, ये हमें एक प्रोत्साहन देता है कि थोड़ा सा और भी अच्छा किया जाए, ठीक है, आपके लिए नई नई वीडियो, नए नए टॉपिक्स पे लाए जाएँ, ठीक है ना। तो कुछ सेशन को पूरा देखिएगा, ठीक है, सेशन को पूरा देखोगे तभी आपको कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप आधे से हट जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपको पढ़ना है, आपको तैयारी करनी है, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को पूरा देखिए। चीज़ों को काफ़ी आसानी से समझाने की कोशिश की गई है और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, एक कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा ताकि मुझे थोड़ा सा एक और मोटिवेशन मिले और एक नए टॉपिक में मैं आपके लिए जो भी वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।